हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है यूपी पुलिस और एसआई के लिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए जीएस यानी जनरल साइंस का वीडियो नंबर 10। तो आज हम देखेंगे जीएस वीडियो नंबर 10 है। तो बच्चों देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पारद तापमापी के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी हिस। ठीक, तो इन चारों ऑप्शनों में आप अनुमान लगाइए कि इनमें सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ़ारेनहाइट। तो पारद तापमापी क्या होता है कि पारे के द्वारा बना हुआ थर्मामीटर जो कांच का आता था पहले, जो हीट पा करके जो है ये फैलता है, इसकी प्रवृत्ति होती है कांच की पारे की, कि जब इसको हीट मिलता है तो यह इसके अंदर फैलाव होता है, जिससे हम टेम्परेचर मापते हैं। तो फ़ारेनहाइट का पूरा नाम है डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। इन्होंने पारद तापमापी का आविष्कार किया था। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन है, ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? ऑप्शन ए विद्युत धारा का, ऑप्शन बी प्रतिरोध का, ऑप्शन सी विभवांतर का, ऑप्शन डी विद्युत धारिता का। तो बच्चों ओम के नियम से हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है IR, यानी कि जो वोल्टेज है वह धारा के अनुक्रमानुपाती है। तो V इक्वल टू IR, तो R से क्या हो जाएगा R इक्वल टू V अपन I। तो इसका जो मात्रक बनेगा ओम, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। तो ऑप्शन बी, यानी कि ओम के नियम से हम प्रतिरोध का मात्रक लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। तीसरा क्वेश्चन है, अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए डाल्टन ने, ऑप्शन बी फर्मी ने, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने और ऑप्शन डी है मैडम क्यूरी ने। तो अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज फर्मी ने किया था, जो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए प्रिस्टले, ऑप्शन बी बायल, ऑप्शन सी चार्ल्स और डी कैवेंडिश। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की खोज का श्रेय जो जाता है वो कैवेंडिश को जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? मेंडल, लिनियस, लेमार्क, डार्विन। तो लेमार्क और डार्विन ने खास तौर पर जिराफ के ऊपर ज़्यादा शोध किया था कि जो जीव जो है अपनी गर्दन को ऊपर खींच करके अपने ज़िंदा रहने के लिए संघर्ष किए, वो आज जिंदा हैं, बाकी जो है ख़त्म हो गए। मेंडल ने मटर के ऊपर शोध किया था। तो लिनियस हैं जिन्होंने द्विनाम पद्धति का इनको जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने क्रिएचर को कई उपनामों में, कई जगतों में इन्होंने बांटा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। छठवां क्वेश्चन है, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन ए फेरस, बी अर्जेंटम, सी मैग्नीशियम, डी जिंक। तो जब कॉपर सल्फेट CuSO4 यह अगर फेरस से अभिक्रिया करता है तो FeSO4 बन जाता है। ठीक है, यानी क्रिया करेगा। अगर यह चांदी से क्रिया करता है तो रिएक्शन इसका देखना पड़ेगा। चलिए, जब मैग्नीशियम के साथ आता है तो MgSO4 बनता है प्लस Cu बनता है। जब ये जिंक के साथ आता है तो ZnSO4 बनता है प्लस Zn बनता है। तो यह किससे अभिक्रिया नहीं करेगा? यह अभिक्रिया करेगा अर्जेंटम से, नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी सही है, यह जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया नहीं दिखाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7वां क्वेश्चन है, जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? यह गैस को अवशोषित कर लेता है, क्लोरीन गैस निकलती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है CaOCl2। जब यह CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो यह बनाएगा CaCO3 प्लस Cl2, यानी कि क्लोरीन गैस बना रहा है। तो 7वें का जो आंसर हो जाएगा बी, क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन बच्चों,
गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस, असूत्री विभाजन एमाइटोसिस, और ऑप्शन सी असूत्री विभाजन यानी मियोसिस, और डी बीजाणु जनन। तो बच्चों कह रहा है कि गुणसूत्रों में विभाजन न होकर कोशिका में विभाजन हो उसे हम कहते हैं असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन यानी एमाइटोसिस। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। 9वां क्वेश्चन है कि समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? जितने बहुकोशिकीय जीव हैं इनको किस समूह में हम बांटते हैं? पहला है ऑप्शन मेटाजोआ, बी है प्रोटोजोआ, सी है पोरीफेरा, और डी है आर्थ्रोपोडा। तो बच्चों जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं इनको सभी जो है ना मेटाजोआ में रखा जाता है। इसमें हम प्राणियों के विषय में अध्ययन करते हैं, तो मेटाजोआ के अंतर्गत सभी प्रकार के बहुकोशिकीय जीव आएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो प्रोटोजोआ में हम कवकों का जो है अध्ययन करते हैं, आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे जलीय जीव यानी कि उनका अध्ययन किया जाता है। चलिए आते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म फॉसिल फ्यूल नहीं है? यानी जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल नहीं है। प्राकृतिक गैस, ये तो जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल भी है, कोयला भी है। काठ कोयला जो है यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। काठ कोयला जो है यानी चारकोल यह बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 10वें का डी सही है। काठ कोयला यानी चारकोल यह जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसको लोग बनाते हैं। चलो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो सबसे छोटी है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी, बी पराव2 या पैराथायराइड, सी अधिवृक्क या एड्रिनल, और डी विषण। तो सबसे छोटी जो ग्रंथि है अंतःस्रावी वो है पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी। यह हमारे माइंड के बीचों बीच होता है, दिमाग के बीचों बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड है जो सभी प्रकार के नियंत्रण को कंट्रोल करता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? अब कोबाल्ट किसमें होता है? हीमोग्लोबिन में नहीं, क्लोरोफिल में भी नहीं होता है, विटामिन सी में भी नहीं होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट की मौजूदगी जो है B12 में होती है। हीमोग्लोबिन में फेरम होता है। क्लोरोफिल तो खुद ही एक, क्लोरोफिल जो है ना पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सहायता करता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन है, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर की ऊंचाई कितने किलोमीटर है? 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर। तो आयनोस्फीयर की जो ऊंचाई है वह है लगभग 100 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। आयनोस्फीयर जो है यह जो है 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। 14वां क्वेश्चन है कि नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है कार्निया, उपतारा, दृष्टिपटल, श्वेतपटल। तो जो नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का जो नियमन है ना, कितना प्रकाश आना चाहिए कितना नहीं आना चाहिए, इसका काम जो है ना उपतारा का है। ठीक है, तो उपतारा कंट्रोल करती है कि कितना प्रकाश हमारे आँखों में प्रवेश करेगा कितना नहीं करेगा, यानी कि इसको हम पुतली वगैरह भी कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक क्या है? न्यूटन, वाट, जूल, इनमें से कोई नहीं। यदि शक्ति की बात हो रही तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, यानी शक्ति का मात्रक P इक्वल टू VI होता है। P इक्वल टू VI यानी कि वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, तो इसको जो है हम वाट भी कह लेते हैं, इसका मात्रक को वाट। न्यूटन जो है बल का मात्रक है, जूल जो है ऊर्जा का है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16वां क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रदरफोर्ड ने, न्यूटन ने, रोंटजन ने, बेयर ने। तो इसका सही आंसर होगा रोंटजन ने।
एक्सरे किरण का जो खोज है वो रोंटजे ने किया था, रोंटजे ने। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन है कि छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? छापे खाने विलियम कैक्सटन ने, रॉबर्ट वाटसन ने, रोंटजे ने, कार्ल बेंज ने। तो छापे खाने का जो आविष्कार किए थे वो किए थे विलियम कैक्सटन ने। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, विलियम कैक्सटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों। 18वां क्वेश्चन है सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने किया था? आइंस्टीन ने, एडिसन ने, खुराना ने, न्यूटन ने। तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है वह खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं आइंस्टीन। आइंस्टीन ने सबसे पहले सापेक्षता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19वां क्वेश्चन है कि अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो अंधों को जो पढ़ने के लिए ना एक लिपि पाई जाती है जिसका नाम है ब्रेल लिपि। तो इसकी खोज कौन किया था? मैडम क्यूरी ने, या आइंस्टीन ने, या लुई ब्रेल ने, या आर्किमिडीज ने। तो जो पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है, ब्रेल लिपि, तो इसकी खोज करने का श्रेय भी लुई ब्रेल को जाता है, यानी 19वें का सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। डीएनए की खोज किसने किया था? प्रोफेसर चंद्रशेखर ने, वाटसन क्रिक ने, डाल्टन ने, या खुराना ने। तो यहाँ पर जो है डीएनए की खोज करने का श्रेय जाता है वाटसन एंड क्रिक को। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, वाटसन एंड क्रिक। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? वाटरमैन, बी जिलेट, सी फैराडे, डी लैंड स्टीनर ने। तो फाउंटेन पेन का आविष्कारक जो हैं वाटरमैन है, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वाटरमैन जो है फाउंटेन पेन का आविष्कार किए थे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर बच्चों। 22वां क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी जेपी एकर्ट, और सी चार्ल्स बेबेज, और डी कल्याडर सेसथ। तो इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है इसकी खोज यानी आविष्कार करने का श्रेय जाता है जेपी एकर्ट को। जेपी एकर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23वां क्वेश्चन है कि माइनर्स सेफ्टी लैम्प की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए एडिसन ने, ऑप्शन बी हम्फ्री डेवी ने, ऑप्शन सी रिचर्ड आर्कराइट ने, ऑप्शन डी फैराडे ने। तो माइनर्स सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ऑटो हान किस आविष्कार से संबंधित हैं? ऑप्शन ए कृत्रिम रेडियो एक्टिविता, बी नाभिकीय संलयन, सी नाभिकीय विखंडन, और डी आपेक्षिक सिद्धांत। तो ऑटो हान जो है परमाणु बम का आविष्कार किए थे, और जो बम का सिद्धांत था परमाणु बम का बनाने का वो था नाभिकीय विखंडन, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर वो अपना कार्य कर रहे थे जिससे उन्होंने परमाणु बम बनाया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वोल्ट किसका मात्रक है? विद्युत धारा का, प्रतिरोध का, विभवांतर का, विशिष्ट प्रतिरोध का। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, विभवांतर का वी होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर होता है। तो यहाँ पर वोल्ट जो है किसका मात्रक है? वो है विभवांतर का, यानी सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बी ऑप्शन हार्वर्ड ने, सी हांसन ने, डी रॉबर्ट कोच ने। तो पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए प्रिस्टले ने, बी रफवेटिन ने, सी एडवर्ड जेनर ने, और डी
लायर ने। तो चेचक के टीके में का जो आविष्कार है वो है एडवर्ड जेनर का किया जाता है, यानी चेचक का जो टीका है एडवर्ड जेनर ने इसको जो है आविष्कार किया था, जिससे काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बचाई जा चुकी है, लगभग करोड़ों लोगों की ज़िंदगी इससे बची है, नहीं तो चेचक से भी लोग मारे जाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बच्चों। 28वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, प्रकाश की तीव्रता का, दूरी का, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना प्रकाश वर्ष। हम कहते हैं ना दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है, तो उससे कम भी है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, यानी कि ऑप्शन जो है सी इसका सही जगह, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है, यानी किस वर्ग का वो जीव जंतु है या जीव है? तो ऑप्शन ए सरीसृप, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी स्तनधारी, ऑप्शन डी जल स्थल चर। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो चमगादड़ है, इसके पास कान भी होते हैं, प्लस यह अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो दूध पिलाने की प्रवृत्ति कारण इसको हम स्तनधारियों में इस कैटेगरी को रखते हैं, इस जो है जीव को रखते हैं। चमगादड़ को हम स्तनधारियों कैटेगरी में रखते हैं, परंतु यह उड़ता है, तो उड़ने के कारण ये पक्षी नहीं हो जाता है। इसकी जो प्रकृति है बिल्कुल जानवरों जैसी है, इसलिए इसको स्तनधारियों में रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं बच्चों। 30वां क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं। ऑप्शन ए सूक्ष्म जीवाणु, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फफूंदी, ऑप्शन डी अकार्बनिक यौगिक। तो बच्चों एंजाइम जो होते हैं ना वो प्रोटीन होते हैं, एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये खास तौर पर हाई स्कूल इंटर में हर जगह है। तो जब हम वनस्पति तेलों से घी बनाते हैं, यानी वनस्पति घी बनाते हैं, तो उसमें एक उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी निकिल। तो उत्प्रेरक रूप में हम निकिल का इस्तेमाल करते हैं, Ni। जब हम वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाते हैं तो निकिल को उसमें, यानी निकिल जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने के महत्वपूर्ण कारक होता है। तो ऑप्शन ए द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल, बी ऑप्शन है कोशिकाओं में पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल की मात्रा, सी कोशिकाओं में हार्मोन की मात्रा, डी है कोशिकाओं में प्रोटीन की मात्रा। तो पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमेटा को खोलने के लिए महत्वपूर्ण कारक कौन है? वो है गार्ड सेल, यानी कि ये सेम के आकार के होते हैं, खासतौर पर ये सेम के आकार के होते हैं, और इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि इसके अंदर कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी, यानी कितना ऑक्सीजन लेना देना है, कितना वाष्पीकरण करना है, पूरा डिसीजन कौन लेता है? वो लेते हैं गार्ड सेल। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33वां क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त यानी WBC कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? WBC का मुख्य कार्य क्या है? ए शरीर में उत्पादित हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों को नष्ट करना, ऑप्शन बी ऊष्मा को वितरित करना, ऑप्शन सी रक्त का थक्का बनाने में मदद करना, जीवाणुओं को नष्ट करना, डी ऑप्शन है जीवाणुओं को नष्ट करना। तो पहली बात है कि शरीर से उत्पादित जो हानिकारक उत्सर्जित पदार्थ हैं इनको ये नष्ट नहीं करता है, ठीक है। खासतौर पर WBC का निर्माण भी RBC से ही होता है। अगर प्लीहा में RBC मृत हो जाते हैं तो WBC बनते हैं। ऊष्मा को वितरित करता है, ऊष्मा को वितरित करने का पूरे ब्लड यानी RBC WBC सभी को मिलकर ये करते हैं। ऑप्शन सी है रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन का यूज होता है। और ऑप्शन डी है जीवाणुओं को नष्ट करना, तो इसका काम यही है। WBC का मेन कार्य क्या है कि वह जो बाहर से फॉरेन जो जीवाणु आ रहे हैं, हानिकारक बैक्टीरिया वायरस आ रहे हैं, इसको नष्ट करने का काम जो है WBC करता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34वां क्वेश्चन है, पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्यों? क्योंकि वे हरे प्रकाश का अवशोषण करती हैं, हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं, हरे प्रकाश का अवशोषण करती हैं, उनका परावर्तन भी करती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जब हम पत्तियों के बारे में पढ़ते हैं ना,
सबसे पहले तो ये आता है कि पत्तियाँ हरी क्यों हैं। तो जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें क्लोरोफिल का नाम आता है कि क्लोरोफिल का पत्तियाँ हरी होती हैं, ये पिगमेंट होता है, ये हरा कलर देता है। परंतु जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो परावर्तन का नियम यही कहता है कि जिस प्रकाश का परावर्तन होता है वही कलर हमें दिखता है। तो पत्तियों में हरे कलर का परावर्तन होता है, जिसके कारण से पत्तियाँ हमें हरी दिखाई देती हैं। तो फिजिक्स कुछ और कहता है, बायोलॉजी कुछ और कहती है, परंतु हम जानते हैं कि पिगमेंट जो रहेगा उसी के आधार पर परावर्तन होगा। तो हरे प्रकाश के परावर्तन का नियम यहाँ पर लागू होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35वां क्वेश्चन है कि लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है। लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है। ऑप्शन ए विद्युत चुम्बकीय बल, ऑप्शन बी जल का संसंजन बल, ऑप्शन सी परासरणी बल, ऑप्शन डी अंतः शोषणी बल। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जल का संसंजन बल। ऊपर जब जल चढ़ते हैं ना, उस संसंजन बल के कारण ही चढ़ते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36वां क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित में से किस पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता है? पपीता, बरगद, आक या मंदार, ऑप्शन डी नीम। तो इन चारों में लेटेक्स किस में नहीं पाया जाता है? तो आते हैं क्वेश्चन, इसमें जो है सही ऑप्शन हो जाएगा नीम। नीम में लेटेक्स नहीं पाया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37वां है हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, कौन सा उपकरण है जिससे हम हृदय के धड़कनों को मापते हैं? कार्डियोग्राफ, ऑप्शन बी कैस्कोग्राफ, ऑप्शन सी क्रिस्कोग्राफ, ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। तो हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाला जो उपकरण है वह है कार्डियोग्राफ, यानी कि ऑप्शन ए जो है सही है कार्डियोग्राफ। तो इससे हम हृदय का भी मतलब हृदय के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो कार्डियोग्राफ के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन है वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन बी रेडिएटर, ऑप्शन सी कार्बोरेटर, ऑप्शन डी जीएम काउंटर। तो बच्चों रेफ्रिजरेटर तो हम लोग ज़्यादातर पर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कार्बोरेटर में जो है यहाँ पर पेट्रोल जो है ऑक्सीजन से मिक्स होता है, तो कार्बोरेटर कम है। जो रेडिएटर है ये क्या करता है कि वाहनों के इंजन को कूलिंग का कार्य करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा रेडिएटर। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाला उपकरण रेडिएटर होता है। चलिए आते हैं 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? तो ऑप्शन ए है चेचक, ऑप्शन बी है पोलियो, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है एड्स। तो बच्चों इसमें सबसे घातक जो है ना, पहले के दिन में चेचक भी हुआ करता था। चेचक में क्या है कि शरीर पर फफोले निकल जाते हैं, भोजन का पाचन नहीं होता है, पहले लोग मर जाते, परंतु चेचक के जो है टीके आ चुके हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। पोलियो में लोग अपाहिज जाते हैं, कोई अंग जो है हल्का हो जाता है, परंतु उतना घातक नहीं है कि आपकी जान ले ले। मलेरिया या मच्छर काटने से होता है, तो इसके भी इलाज आ गए हैं, लोग इलाज करवा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। परंतु एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं है, यह वायरस जनित रोग है, इसलिए सबसे घातक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 39वें में सबसे घातक रोग क्या है? इन चारों में से एड्स जो है सबसे घातक है। ठीक है, यदि कोरोना वगैरह होता तो ये भी घातक हो जाता। चलिए तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको जीएस के क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। धन्यवाद बच्चों। अगले टॉपिक में हम लेकर आएंगे जीएस के कम से कम 50 क्वेश्चन। धन्यवाद बच्चों।